Hello students, today we are going to start digestive system, and in this part we will be studying structure and function of the alimentary canal. In today's lecture we will be dealing with mouth, the buccal cavity and the parts of buccal cavity. और आगे फिर कई और लेक्चर्स में इसके डिफरेंट पार्ट्स को, उसके फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे. So before starting the digestive system, we must know some of the basics. हमें कुछ बेसिक्स चीज़ें जो हैं वो पता होने चाहिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स. Now what are nutrients? Nutrients are those organic or inorganic chemicals which helps in formation of the body structure. We grow because of these nutrients. Our body is maintained and we repair जो भी हमारे शरीर में टूट फूट होती है या जो सेल्स मर जाते हैं उनकी जगह पर नए सेल्स लाने हैं. And besides these, we also require energy to do all sort of work, whether biological or others. We require energy. So these nutrients provide the raw material which are oxidized to generate the usable energy. तो इस तरह से जो है न्यूट्रिएंट्स कई काम करते हैं. एट द सेम टाइम वी ऑल्सो स्टोर देम सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर. 5 मेन कैटेगरीज होती हैं न्यूट्रिएंट्स की. कार्बोहाइड्रेट, जनरल फंक्शन इसका जो है वह है टू प्रोवाइड एनर्जी. जैसे आपने सुना होगा, ग्लूकोज इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. वी कैन रैपिडली गेट द एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज. सिमिलरली प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स. लिपिड्स, वैसे तो कई काम हैं लेकिन न्यूट्रिशन के रेफरेंस में अगर बात करें तो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को हम लिपिड में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं, यानी रिजर्व फूड के रूप में इसको रखते हैं. बिसाइड्स दिस विटामिन्स, मिनरल्स माइक्रो क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं. कई रिएक्शंस में, कई एंजाइम्स के अंदर यह मदद करते हैं. मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. पीएच बैलेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे. एंड वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. We know all enzyme functions in the water or aqueous medium. They helps to maintain the metabolic rate and prevent the dehydration of our body. And what is nutrition? Nutrition is a mode of obtaining nutrients. How we acquire the nutrients. हमें nutrients कैसे मिलते हैं? अलग अलग organisms को देखें तो 2 basic mode आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं. That is autotrophic and heterotrophic. In case of autotrophic, the organism synthesizes its own food material either with the help of light, then we will call it as a photoautotrophic, or by chemical oxidation or reduction, then we call it chemoautotrophic. And heterotrophic nutrition के अंदर organism जो है वह खुद से synthesize नहीं करता, किसी दूसरे सोर्स से अपने फूड स्टफ को प्राप्त करता है. और ये फिर अलग अलग तरीके हो सकते हैं. डेड और डिकेइंग से अगर खाना मिल रहा है तो सेप्रोफाइट या सेप्रोजोइक, जैसे आपने फंगस के बारे में सुना होगा, वो सेप्रोफाइट्स हैं. या अर्थवर्म आपने पढ़ा है तो वो सेप्रोजोइक होता है. या ऑर्गेनिज्म पैरासाइट हो सकता है, लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहा है. लेकिन एनिमल्स को हम बेसिकली कहते हैं होलोजोइक. नाउ होलोजोइक का मतलब है कंप्लीट एनिमल लाइक न्यूट्रिशन दैट कंसिस्ट अ सीक्वेंशियल स्टेप्स. 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स वाला जो प्रोसेस है उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो एनिमल्स में देखा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज इंजेशन, दैट इज टू टेक द फूड इनसाइड. देन डाइजेशन, दैट इज द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल. The large size food material will be broken down into simple absorbable form so that cells can absorb it. That is what is digestion. Then absorption, the digested nutrients up to simpler forms are taken by the cells of the alimentary canal, तो उसे हम absorption कहते हैं.
एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब्ड मटेरियल को ब्लड के ज़रिए पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है, उनको यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से, चाहे उसका तुरंत कोई काम लिया जाना हो, स्ट्रक्चर बनाना हो, या रिजर्व फूड के रूप में रखना हो, या ऑक्सीडाइज करके एटीपी निकालना हो. दैट इज ऑल इज इन एसिमिलेशन. एंड इफ some food part is not digested, not required, if it is in excess, then it is given out from the body by the process called as defecation or egestion. So what are the main parts? That is ingestion, then digestion, absorption, assimilation and finally defection. तो सभी एनिमल्स के अंदर ये स्टेजेस आप देखते हैं. तो डाइजेशन मेनली दो तरह का है ऑन द बेसिस हाउ इट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड. तो दो तरीके कौन से हुए? मैकेनिकल एंड केमिकल. मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर हम मसल्स को यूज़ करते हैं. जैसे जब आप खाने को च्यू करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, तो हम जॉ मसल्स की मदद से अपने जॉज को हिलाते हैं, तो हमारे दांत जो हैं खाने को चबाते हैं. तो च्यूइंग इज़ परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ जॉ मसल्स. हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है मैसेटर, जबड़े की जो मसल्स हैं वो. इसी तरह से खाने को जब हम नीचे ले जा रहे हैं और उसको सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं, तो भी मसल्स की मदद की ज़रूरत पड़ती है. स्टमक के अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो अल्टरनेटिंगली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर चर्निंग, एक तरह से बिलोना है ना, उस तरह का प्रोसेस होगा. या सेगमेंटेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो हेल्प्स इन मैकेनिकल डाइजेशन. और केमिकल डाइजेशन में हम एंजाइम्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो एंजाइम्स यहाँ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं जो वाटर को यूज़ करती हैं, और अलग अलग कैटेगरीज़ हैं जो आपको डिटेल में पढ़नी है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने वाली एंजाइम्स को हम कार्बोहाइड्रेजेज कहेंगे. प्रोटीन्स को पचाने वाली एंजाइम्स को प्रोटीएज कहा जाएगा. एंड दोज एंजाइम्स विच डाइजेस्ट द लिपिड्स आर कॉल्ड एज लाइपेज. ऑल्दो देर आर अदर नेम्स ऑल्सो, यानी ये ब्रॉड कैटेगरी के नाम हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेजेज हैं तो उसमें आप सुक्रेज पढ़ेंगे, माल्टेज पढ़ेंगे, लैक्टेज पढ़ेंगे, इस तरह से भी आएगा. एंड ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. जैसा आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें 4 आपको बेसिक कंपोनेंट मिल रहे हैं. नाउ विद द हेल्प ऑफ वाटर एंजाइम इज डाइजेस्टिंग, सो वी ब्रेक इट इन 3 पार्ट एंड 1 पार्ट. तो इस तरह से पानी की मदद से डाइजेशन हो रहा है, यानी हाइड्रोलाइसिस हो रही है. फिर किस जगह पर डाइजेशन हो रहा है, उस बेसिस पर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर. इफ़ इट इज़ इन द सेल्स, जैसे आप अमीबा में पढ़ते हैं, पैरामीशियम में पढ़ते हैं, पॉरीफेरा के अंदर पढ़ते हैं, तो वो इंट्रासेलुलर विद इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ लाइजोसोम्स. और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दैट अकर्स इन द बॉडी कैविटी. That is basically the cavity of the alimentary canal in which we perform the digestion. तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन. कुछ सिलेंट्रेट्स, जैसे आप यहाँ पर हाइड्रा देख रहे हैं, हाइड्रा के अंदर की कैविटी को हम कहते हैं सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. इस कैविटी में पहले फूड को एक्स्ट्रासेलुलरली डाइजेस्ट करते हैं, बाद में यह फूड के पार्टिकल्स गैस्ट्रोडर्मिस या एंडोडर्मिस सेल्स में चले जाते हैं, वहाँ पर फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है. कहना ये चाह रहे हैं सिलेंट्रेट्स जैसे हाइड्रा है उसमें पहले एक्स्ट्रासेलुलर और फिर इंट्रासेलुलर, यानी दोनों मोड डाइजेशन के देखे जाते हैं. नाउ व्हाट आर द मेन पार्ट्स इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? देयर आर 2 मेन ग्रुप्स दैट वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल. एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज अ कंटिन्यूअस कॉइल्ड होलो ट्यूब, एंड असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और ग्लैंड्स जो हमें स्टडी करनी है. देखिए एलिमेंट्री कैनाल बनी कैसे. सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल देखी जाती है प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर. हालांकि उसमें भी टेपवर्म में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, लेकिन जब एम्ब्रियो के अंदर ब्लास्टूला स्टेज होती है हमारे में, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं,
उसके बाद एक स्टेज आती है गैस्ट्रूला, सेल्स अंदर मुड़ने लग जाते हैं। तो जो आप येलो कलर में सेकंड डायग्राम देख रहे हैं, सेल्स स्टार्ट मूविंग इनसाइड। तो जब ये अंदर मूव करते हैं तो एक कैविटी बननी शुरू हो जाती है, एक खाली जगह बननी चालू होती है। ये खाली जगह कहलाती है आर्केंटिरॉन या गैस्ट्रोसील। यही आगे चलकर एलिमेंट्री कैनाल बनती है। और जिस जगह से ये अंदर जा रहे हैं सेल्स, वह जगह ब्लास्टोपोर कहलाती है। जो कुछ एनिमल्स में तो माउथ बनता है, यानी पॉरीफेरा से लेकर मोलस्का तक उन्हें प्रोटोस्टोमिया, प्रोटो इज फर्स्ट, स्टोमा इज माउथ। और बाकी जो इकाइनोडर्म से मैमल्स यानी हमारे तक हैं, तो वहाँ पर ये जो ब्लास्टोपोर है यह एनस बनाता है, तो उसे फिर हम कहेंगे ड्यूटेरोस्टोमिया, सेकंड माउथ। फर्स्ट तो एनस बन गया। In this way, the alimentary canal develops and forms by the endoderm layer in our body. अगर आप एक हर्बीवोर और एक कार्निवोर के एलिमेंट्री कैनाल के लेंथ को कंपेयर करें, तो आप ये पाएंगे कार्निवोर के अंदर एलिमेंट्री कैनाल कंपैरेटिवली बॉडी साइज के रेशियो के हिसाब से हर्बीवोर के अंदर लंबी होती है और कार्निवोर के अंदर यह छोटी रहती है। क्योंकि कार्निवोर के अंदर जो मेन न्यूट्रिएंट है लिपिड्स और प्रोटीन, वो स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाते हैं। जबकि हर्बीवोर के अंदर जो मेजर कंपोनेंट है डाइट का, वो सेलुलोज है, जिसके डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है। तो माउथ से लेकर सीकम या कोलोन तक भी जा सकता है। आमतौर पे इसी वजह से कार्निवोर्स की एलिमेंट्री कैनाल छोटी और उनका साइज भी कंपैरेटिवली छोटा रहता है। एक जनरल रूल है, इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल फिनोमिना, बट वी मेनली डील विद द एलिमेंट्री कैनाल इन केस ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमन के अंदर जो आप पार्ट देख रहे हैं, माउथ, माउथ opens into the buccal cavity, that is also called as oral cavity, followed by pharynx। pharynx के नीचे tubular structure शुरू हो जाएगा जो है ईसोफेगस। ईसोफेगस एक जे शेप बैग में पहुंचता है। द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज स्टमक। देन देर इज अ वेरी लॉन्ग ट्यूब, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फॉलोड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का एक जनरल आर्किटेक्चर है। और दिस इज़ द सिंप्लीफाइड वर्जन की है क्या क्या इसके अंदर। और पर्पल या ब्लू कलर में यहाँ पर ग्लैंड्स, जो तीन मेन ग्लैंड्स आपको स्टडी करनी होती है, salivary gland, liver and pancreas, which deal with some of the digestive process. And this is the diagram that you have to draw in your copy for your examination, right? So what I said in my earlier slide, the parts of alimentary canal consist of mouth, that is the interior most opening of the alimentary canal tube, followed by buccal cavity, that is also called as oral cavity, and buccal cavity ends in the pharynx, followed by esophagus, the tubular structure that joins to the widest J-shaped bag stomach, followed by small, wide, less wide tube, that is small intestine, and broader tube, large intestine, and finally terminates by anus, that is the posterior most opening. And three digestive glands we have to study: salivary gland, pancreas and liver. So we start with the mouth and the buccal cavity or oral cavity. So these are the parts that all you know. It consists of lips that envelopes or makes a boundary of mouth or stoma. फिर यहाँ माउथ से अंदर तक का ये जो पोर्शन है, दैट इज बेसिकली द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। इन बक्कल कैविटी वी फाइंड टीथ, ऊपर की तरफ तालू या पैलेट, नीचे की तरफ टंग, ऑन द साइड्स देयर आर टीथ, ऑन द जॉ के ऊपर जो है गम्स लगे हुए रहेंगे, बाहर से साइड की तरफ चीक प्रेजेंट होता है। तो these are some of the parts of mouth and buccal cavity. This is how again we can say इन सभी पोर्शंस को हम थोड़ा थोड़ा अलग से भी स्टडी करते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ा अपन ने। लिप्स दैट कवर्स द माउथ,
माउथ और स्टोमा इज़ द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और लिप्स जो हैं उसको एक गार्ड करते हैं, उसको सुरक्षा देते हैं। लिप्स को लेबिया भी कहा जाता है। फिर चीक या गाल, हमारा माउथ कंपैरेटिवली छोटा होता है, इसलिए लेटरल साइड पर हमारे गाल या चीक डेवलप हो जाते हैं। नेज़ल कैविटी और बक्कल कैविटी को सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर पैलेट होता है। आगे का हिस्सा बोन से बना है, इसलिए उसे हार्ड या बोनी पैलेट कहेंगे, और पीछे का हिस्सा कार्टिलेज और फाइबर्स का बना होता है, जिसे सॉफ्ट पैलेट कहेंगे। फिर पैलेट के एक्सटेंशन में पीछे की तरफ एक छोटा लटका हुआ पार्ट है, जिसे यूवुला या वीलम पैलेटाई कहा जाता है। देन द गैप बिटवीन जॉ एंड चीक्स, यानी गाल के अंदर का हिस्सा और जबड़े के बाहर की तरफ, यानी ये इसके अंदर वाला जो पोर्शन है उसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। कई जानवरों में यहाँ पर खाने को रख लिया जाता है, जैसे स्क्विरल्स वगैरह के अंदर। देन वी हैव टंग एंड फाइनली द टीथ। इन सबको हमें थोड़ा स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द लिप्स, द ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंड लिप्स, हमारे पास दो लिप्स होते हैं, अपर एंड लोअर लिप, एंड दीज पार्ट आर हेयरलेस इन आर बॉडी। हमारे बॉडी के बाकी हिस्सों में हेयर्स होते हैं, इसके ऊपर नहीं होंगे। इसके ऊपर टच रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको मीजनर कार्पसल्स कहते हैं। देयरफॉर आवर लिप्स आर सेंसिटिव, सेंसरी हैं ये। जब हम खाना खाते हैं तो खाने का सेंसेशन, हमें थोड़ा सा खाना अच्छा लगता है, क्योंकि लिप्स जो है वो टच रिसेप्टर, वो सेंसरी हैं, और टच होने पर जो है वो एक गुड फीलिंग हमारे में डेवलप करते हैं। इसी वजह से ये किस वगैरह में भी यूज़ होते हैं टू शो द अफेक्शन। एंड आर लिप्स आर थिन, स्मॉल, एंड माउथ छोटा होने की वजह से हमारे लिप्स भी जो हैं वो कंपैरेटिवली छोटे हैं। माउथ छोटा होने की वजह से हमें चीक थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाकी जानवरों में नहीं है। पतले होठ होने की वजह से हम इसे गोल घुमा सकते हैं, और यदि हम गोल घुमा सकते हैं तो हमारा माउथ सक्टोरियल भी हो जाता है, यानी वी कैन सक द लिक्विड्स। हम लिक्विड्स को सक कर सकते हैं, चूस सकते हैं इस तरह से। जबकि बाकी जानवरों के अंदर लिप्स बहुत मोटे होते हैं। मोटे हैं तो वो गोल नहीं किए जा सकते, तो वो सक्टोरियल नहीं होंगे, तो उनको जो है पानी लेने या इस तरह से दे हैव टू लिक द वाटर। आपने कई जानवरों में ये चीज़ देखी हुई है। केवल प्राइमेट ऐसे हैं, यानी ह्यूमंस, एप्स और मंकीज, जिनके होठ पतले हैं, तो वो वाटर को सक कर सकते हैं। सक्टोरियल टाइप ऑफ माउथ है। तो हमारे पास दोनों क्षमताएं हैं, वी कैन लिक, एट द सेम टाइम वी कैन सक। तो होठ की मदद से, जीभ की मदद से ये दोनों न्यूट्रिशनल फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे जानवरों में ऊपर का होठ बीच में से कटा होता है, जिसे हेयर लिप या अपर लिप क्लेफ्ट कहा जाता है। ह्यूमंस में कभी कभार ये हो जाता है बिकॉज ऑफ सर्टन जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, लेकिन इसको फिर ऑपरेट करके सही करना पड़ता है। ये बाय बर्थ एक डिफेक्ट रहता है, जो आप जेनेटिक्स में भी स्टडी करेंगे। इसको हम हेयर लिप, हेयर यहाँ पर खरगोश जैसा, एक जंगली खरगोश जो होता है उसे हेयर कहते हैं, देयरफॉर द नेम इज हेयर लिप। एंड दीज आर द मीजनर कार्पसल्स, दीज आर द सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन आर लिप। ये लिप की आप हिस्टोलॉजी देख रहे हैं, यानी इसकी जो टिश्यू लेयर्स हैं वो दिखाई गई है इसके अंदर। एंड दीज आर द सेंसरी मीजनर कार्पसल्स, जिनकी वजह से सेंसिटिव हो जाता है। जब हम टच करते हैं होठ को तो हमें एक अच्छी फीलिंग जो आती है, उसका मैसेज बेसिकली मीजनर कार्पसल्स की वजह से है। फिर द बक्कल कैविटी रूफ इज पैलेट, और पैलेट के अंदर तीन भाग हैं। हार्ड पैलेट विच इज़ मेड अप ऑफ बोन, मेनली मैक्सिला बोन का बना होता है। थोड़ा बहुत पार्ट इसमें प्री मैक्सिला और पैलेटाइन का भी रहता है। सॉफ्ट पैलेट जो थोड़ा पीछे की तरफ का हिस्सा है, और नीचे की तरफ एक लटका हुआ यूवुला या विलम पैलेटाई हमें मिलेगा। ठीक है। और पैलेट पर कुछ धारियां सी बनी होती है, हमारे में कम होती है लेकिन कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर बहुत होती है, ताकि वो शिकार को ग्रास्प कर सके, ग्रैब कर सके, रादर जकड़ सके, क्योंकि शिकार पीछे छूटने की कोशिश कर सकता है। तो कुत्ते, बिल्ली वगैरह के मुंह को यदि कभी आप अंदर से देखेंगे
तो उसके ऊपर आपको पैलेटाइन रूगी मिलेंगे। रूगी आर वेव लाइक स्ट्रक्चर्स जो अंदर की तरफ मुड़े हुए दांते जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, शिकार को कस कर पकड़े रखने के लिए, ताकि वो छिटक कर भाग नहीं जाए। एंड सॉफ्ट पैलेट, और पीछे की तरफ आप यूवुला देख रहे हैं, ये रेड कलर का ये जो छोटा सा पोर्शन है, इसे आप शीशे के अंदर भी देख सकते हैं। अगर आप शीशे में देखेंगे तो पीछे आपको लटकता हुआ सा दिखाई देगा। देन टंग और लिंग्यूला, जो जीभ है हमारी, स्केलेटल मसल्स की बनी होती है, हल्का केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम इसके ऊपर होता है, नहीं थोड़ी मोटी केरेटिन से बनी हुई लेयर है, लेकिन केरेटिन का डिपोजिशन इसमें कम रहता है। और टंग नीचे फ्लोर से जुड़ी है बक्कल कैविटी की, जो अटैचमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, फर्नूला लिंगुलम कहा जाता है। लिंगुला इज अनदर नेम फॉर टंग एंड फर्नूला लिंगुलम इज बेसिकली द अटैचमेंट, द जंक्शन। मेन काम क्या है टंग का, इसके ऊपर टेस्ट बड्स हैं। हालांकि पीछे का जो हिस्सा, जो अटैच्ड पोर्शन है, उसमें टॉन्सिल्स और लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, जो लिम्फोइड स्ट्रक्चर है जहाँ पर WBC यानी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। आगे की तरफ टेस्ट बड्स हैं, और मेन जो टेस्ट बड्स या पेपिला हैं वो हिस्टोलॉजिकली टिश्यू लेवल पर इस तरह से दिखाई देते हैं। इसके अंदर सेंसरी सेल्स हैं, अंदर की तरफ जो है नर्व्स होगी उसके, और बाहर से जब भी आप कोई चीज़ चबाते हैं तो सलाइवा के साथ मिक्स होकर इस छेद से वो सॉल्यूशन के फॉर्म में अंदर जाता है। तब यह सेंसरी सेल्स, जिनको हम कहेंगे गॉस्टो रिसेप्टर्स, टेस्ट के वो सेंसेशन करने वाले सेल्स कौन से हुए, गॉस्टो रिसेप्टर्स, वो सेंस करके सूचना ब्रेन के अंदर भेजते हैं। ब्रेन में फिर उसका इंटरप्रिटेशन होता है कि व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट वी आर टेकिंग। एंड देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ पेपिला। पीछे की तरफ होते हैं सर्कमवेलेट, आगे की तरफ हमें मिलेंगे फिलीफॉर्म एंड फंजीफॉर्म, और साइड में लगे हुए लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज फोलिएट। तो 4 तरह के पेपिलाज हैं। सबसे ज़्यादा फिलीफॉर्म मिलते हैं, लेकिन इनके टिप्स केराटिनाइज होते हैं तो सेंसेशन में ज़्यादा मदद नहीं करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपिला होता है वो फंजीफॉर्म होता है, फंगस के जैसा, मशरूम के जैसा। यानी जब आप जीभ को शीशे में देखेंगे तो आपको रेड कलर के डॉट्स दिखाई देंगे, वह रेड डॉट्स ही बेसिकली हमारे फंजीफॉर्म पेपिला हैं। और टेस्ट एरिया आपको ध्यान रखने हैं, पीछे की तरफ बिटर एरिया होता है, आगे की तरफ स्वीट एरिया है, और साइड में, साइड के पीछे की तरफ खट्टा, और साइड में आगे की तरफ नमकीन स्वाद के लिए एरियाज प्रेजेंट होते हैं। और जीभ के बाकी फंक्शन क्या क्या हुए, दैट इज इट मूव्स द फूड विद इन द बक्कल कैविटी, अंदर घुमाएगा भोजन को ताकि सलाइवा प्रॉपरली मिक्स हो सके, उसको प्रॉपरली चबाया जा सके दांतों के ज़रिए। और जब ये अच्छी तरह चबा लिया जाता है, सलाइवा मिक्स्ड फूड को बोलस कहते हैं, दैट कैन बी सेंट बैक, इसको पीछे की तरफ हम धकेल सकते हैं। एंड निगलते समय जीभ थोड़ी नीचे की तरफ हो जाती है ताकि जो ट्रैकियल पोर्शन है उसको बंद किया जा सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन टेस्ट एंड टेम्परेचर सेंसेशन। इट क्लीन्स द टीथ, हम खाली समय में खाने के बाद कई बार जीभ के ज़रिए अपने दांतों को साफ करते हैं। स्पीच में मदद करते हैं, आप जीभ पकड़ के बोलने की कोशिश करें, यू कैन नॉट मेक स्पेसिफिक साउंड्स, आप नहीं निकाल पाएंगे। और साथ ही साथ जो है यह सकिंग और लिकिंग दोनों के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है। और जो सांप की जीभ होती है वो बाइफरकेटेड फोर्क्ड टंग कहते हैं इसको हम, जिसकी मदद से यह अपने शिकार को सूंघने की कोशिश करता है, हवा में जो भी उसके केमिकल्स हैं उनको सेंस करता है और उसके पीछे पीछे जाता है। इसी तरह से कार्निवोरस यानी डॉग्स, कैट, टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये जीभ बाहर निकाल कर अपना सलाइवा सुखाते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर को ठंडा किया जा सके, क्योंकि इनके अंदर स्वेट ग्लैंड बहुत कम होती है। बर्ड्स के अंदर भी स्वेट ग्लैंड नहीं पाई जाती, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको ठंडा करने के लिए यह जीभ से सलाइवा सुखाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है पैंटिंग। एंड दिस इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग, हालांकि जीभ का ये काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे एक मिला अच्छा सा फोटो, क्योंकि नीचे का कैप्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है
हमारे सामान्य जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि जीभ और बोलना हम जो है बहुत यंग एज में सीख जाते हैं, लेकिन हमारे बोलने का, जीभ का इस्तेमाल कहाँ हमें कब कैसे करना है वो हम जिंदगी भर नहीं सीख पाते। इसलिए आपने देखा होगा कई भी विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं कि साहब इसने ये कहा, और यहाँ से शुरुआत होती है, या किसने अपशब्द कहे, गाली दी, और उससे वो बात शुरू होती है, और वो सब कारस्तानी किसकी होती है? जीभ की होती है। So it's very well written. Amazing truth about human tongue is it takes 3 years to learn how to use it, how to pronounce or make sentences, words, etc. But it takes lifetime to learn when and where to use the words. Anyway, अब हम वापस अपनी बायो पर आते हैं। तो जो जीभ के पीछे का हिस्सा है वहाँ पर हमें टॉन्सल्स मिलेंगे। टॉन्सल्स जो हैं, हमारे पास 3 जोड़ी बड़े टॉन्सल्स होते हैं और कुछ छोटी छोटी लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं। तो जो 3 बड़े टॉन्सल्स जो कि लिम्फ ग्लैंड्स हैं, इसमें WBC का, लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरैक्शन होता है। दीज 3 पार्ट्स आर पैलेटाइन, लिंगुअल एंड फेरेंजियल टॉन्सल्स। छोटी छोटी ग्लैंड्स और होती हैं वहाँ पर जिनको एडिनॉइड्स कहते हैं, और ये पूरा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है फेरिंग्स के चारों तरफ। इसको हम कहते हैं वॉल्डेयर रिंग। सो दिस इज द वॉल्डेयर रिंग दैट वी हैव। एंड salivary gland are also there in the buccal cavity. दैट इज 3 जोड़ी salivary glands ह्यूमंस में मिलती हैं, और ये 3 जोड़ी जो ग्लैंड्स हैं, दीज आर पैरोटिड, सबमेंडिबुलर एंड सबमैक्सिलरी या सबलिंगुअल। फिर सुने एक बार, पैरोटिड ग्लैंड्स जो ईयर बोन के पास होती हैं, सबमेंडिबुलर या सबमैक्सिलरी जो जॉ बोन के नीचे होती है, एंड सबलिंगुअल जो जीभ के नीचे होती है। इनको हम अलग से ग्लैंड्स वाले टॉपिक के साथ स्टडी करेंगे। लास्टली इस लेक्चर का जो पार्ट है दैट इज टीथ। एंड टीथ एज यू नो, बहुत अच्छे दांत, अच्छा मुख बनाते हैं, लेकिन बायोलॉजी को अगर अपन देखें तो ये है असली चीज़। तो जो हमारे दांत हैं दैट इज़ बेसिकली एम्बेडेड इन जॉज, और जिस भी तरह के दांतों का अरेंजमेंट है उसकी स्टडी जो है उसको हम डेंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। द अरेंजमेंट और कलेक्टिव जो अरेंजमेंट है अलग अलग तरह के दांतों का, उसको डेंटिशन कहा जाएगा। चबाने का जो क्रिया होती है उसको हम मैस्टिकेशन कहते हैं। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू ड्रॉ। ऊपर वाइट कलर के अंदर आप जो देख रहे हैं ये इनेमल है। यहाँ पर जो नारंगी रंग के अंदर है दैट इज़ द डेंटाइन। इनेमल एमाइलोब्लास्ट सेल से बनते हैं, और यह एक्टोडर्मल होता है, हार्डेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी का। डेंटाइन जो है ये वाला, डेंटाइन ओडोंटोब्लास्ट सेल से बनता है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स आपको इस पल्प कैविटी के बाउंड्री पर मिलेगी। यह मीजोडर्मल है, यानी दांत हमारा किस प्रकार का स्ट्रक्चर हुआ? एक्टोमीजोडर्मल स्ट्रक्चर हुआ। बीच में पल्प कैविटी है जिसके अंदर की ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट। दांत हमारे जबड़े में धसे हुए रहते हैं। इस तरह के टीथ विच आर एम्बेडेड इन द बोनी कैविटी आर कॉल्ड एज थीकोडोंट, जो मैमल्स का कैरेक्टर है। और यहाँ पर आपको 2 रूट दिख रही है, तो 2 रूट वाले जो दांत हैं वो केवल मोलर हैं, बाकी इंसाइजर्स, कैनाइन और प्री मोलर में देयर इज जस्ट 1 रूट। सो टीथ इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। क्राउन जो ऊपर दिखता है, नेक जो जबड़े, गम्स या जिंजीवा में धसा हुआ है, और रूट जो बोन में धसा हुआ पार्ट है। तो 3 हिस्से हमने कहे, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन के ऊपर इनेमल है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ताकि हम कठोर से कठोर चीज़ों को चबा सकें, यानी भोजन का महत्व इससे सिद्ध होता है। और 90% इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं। इनेमल एक्टोडर्मल है। अंदर की तरफ जो इस डायग्राम में ब्लू कलर में दिख रहा है वो डेंटाइन है। डेंटाइन को कौन से सेल सिक्रीट करेंगे? डेंटाइन विल बी सिक्रीटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स विच आर मीजोडर्मल। और अंदर की तरफ जो ऑरेंज कलर नारंगी रंग में है दैट इज द
pulp cavity which consists of blood vessels and the nerves. बोन और दांत को जोड़ने के लिए एक जॉइनिंग लेयर होती है सीमेंटम. जो लिगामेंट्स भी रहते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, उनको जोड़ने का काम सीमेंटम करेगा. गम्स को हम जो इस डायग्राम में आपको साइड में दिख रहे हैं, ये दीज आर द गम्स, जिसको जिंजीवा भी कहते हैं अपन, या हिंदी में इसको मसूड़े कहा जाता है. और अगर दांत में कीड़े लग जाए तो डेंटल कैरीज, या कई बार उसके ऊपर येलो कलर की पपड़ी जम जाती है जिसको अपन प्लाक कहते हैं, जो बैक्टीरिया और शुगर एक्सेट्रा का डिपोजिशन होता है. एक और चीज़ यहाँ ध्यान दें, द जॉइंट बिटवीन द टीथ एंड द बोन, चाहे वो अपर जॉ की बोन हो चाहे लोअर जॉ की बोन हो, इज कॉल्ड एज गोम्फोसिस जॉइंट. एंड वी आर हेट्रोडोंट. हेट्रोडोंट का मतलब 4 तरह के दांत हैं: incisors, canine, premolars and molars. 4 different types of teeth we have. इंसीजर चीजल लाइक होते हैं. जैसे आपने कारपेंटर को देखा होगा, जो लकड़ी छीलता है तो उसका जो ब्लेड होता है रंधे पे लगा हुआ, उस तरह के दांत है फॉर कटिंग. देन कैनाइन्स विच आर मेंट फॉर टीयरिंग एंड शेयरिंग, चीर फाड़ में मदद करेगा. प्री मोलर्स और मोलर्स, यह जो है चबाने का काम करते हैं, ग्नॉइंग का काम करते हैं. हर्बीवोरस में बहुत ज़्यादा यह डेवलप रहते हैं. एंड आर टीथ अराइजेस ट्वाइस इन आवर लाइफ टाइम. इस चीज़ को हम कहते हैं डायफाइडोंट, यानी ये 2 बार अपीयर हो रहे हैं, तो इसलिए इसको डायफाइडोंट कहा गया. पहला जो सेट होता है वो प्राइमरी सेट या मिल्क सेट या डेसिडुअस सेट कहते हैं, जो आम तौर पर 2 से 6 साल तक रहता है और उसके बाद झड़ जाता है. उसके बाद परमानेंट टीथ जो हैं वो डेवलप होते हैं. सबसे लास्ट में परमानेंट सेट के अंदर विजडम टीथ डेवलप होगा. द फर्स्ट टू अपीयर आर द लोअर सेंट्रल इंसाइजर्स, जो लगभग 8-9 महीने से लेकर 1-1.5 साल की उम्र के बीच में अलग अलग तरह से ये निकल आते हैं. तो ये सबसे पहले आने वाले दांत हैं, और सबसे लास्ट में आने वाला दांत लास्ट मोलर होता है, जिसे हमने विजडम टीथ कहा. तो बेबी के जो टीथ हैं, जो इसको हमने मिल्क सेट कहा है या डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस का मतलब झड़ने वाला. एंड द डेंटल फॉर्मूला इज बेसिकली द अरेंजमेंट शोन इन द हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड हाफ ऑफ द लोअर जॉ. ऊपरी आधे जबड़े में जो दांत हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, उनका नंबर, एंड लोअर जॉ में जो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर है उनका. एडल्ट के अंदर जो डेंटल फॉर्मूला रहता है वो 2123 अपॉन 2123, यानी ऊपरी आधे जबड़े में हमारे जो हैं 8 दांत होंगे और निचले आधे जबड़े में 8 दांत होंगे. 8 8 16 एक तरफ हो गए और दूसरी तरफ भी उसी तरह से 16 रहेंगे. ये डेंटल जब अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पर काम आता है. लास्ट में निकलने वाला दांत कौन सा होता है? मोलर टीथ, जो आम तौर पे 18 से 20 साल की उम्र में निकलता है. इसलिए इसे अक्ल दाढ़ कह देते हैं, विजडम टीथ कह देते हैं, ऑल्दो इट इज़ वेस्टिजियल इन स्ट्रक्चर. एंड दीज आर द फॉर्मूला ऑफ डेंटल, जो फॉर्मूला है फॉर डिफरेंट एनिमल्स. एंड द मेन रोल ऑफ टीथ इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन च्यूइंग द फूड. खाना को इसलिए चबाते हैं ताकि वो छोटे टुकड़े में बट जाएगा, सो दैट इट कैन बी इजीली सॉलोड, आसानी से निगला जा सकेगा. दूसरा, उसका फूड को कट करने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सो दैट एंजाइम्स कैन प्रॉपरली एक्ट ऑन इट. तो च्यूइंग जो है वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस. लड़ने में या शिकार पकड़ने में या किसी को डराने में भी यह यूज़ में लिए जाते हैं. और जो ह्यूमन स्कल का शेप है, एनिमल स्कल का जो शेप है, उसके डाइट के बेसिस पर है. दांत भी उसी हिसाब से डेवलप होते हैं. जैसे कार्निवोर के अंदर कैनाइन भी हैं, और प्री मोलर, मोलर के कस्प जो हैं वो भी नुकीले हो जाते हैं ताकि चीरफाड़ अच्छी तरह से हो सके. हर्बीवोर के अंदर प्रीमोलर, मोलर बहुत अच्छी तरह से डेवलप होंगे. कटिंग के लिए इंसाइजर्स होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं बीच में गैप आ गया है, वहाँ पर दांत नहीं है क्योंकि कैनाइन की इनको ज़रूरत ही नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ एक टूथलेस गैप होता है जिसको डायस्टेमा कहते हैं.
और हम ओमनीवोरस हैं। ओमनीवोरस के अंदर जो है सभी तरह के दांत हैं, बिकॉज हमारी डाइट वेरी करती है। जो वॉलरस नाम का समुद्री जीव है, बर्फीली जगहों पर मिलता है, इसके अंदर अपर कैनाइंस बाहर निकल कर आते हैं, मेल्स में इन पर्टिकुलर, जो इनके मेटिंग रिलेटेड फाइट होती हैं अपनी डोमिनेंस शो करने के लिए, फीमेल्स को जीतने के लिए, तो अपर जो कैनाइंस हैं उसको यूज़ करते हैं। हाथी के अंदर जो है वह अपर इंसाइजर्स बाहर आते हैं, और यह जो है रास्ते में पड़ी हुई चीज़ों को उठाने के हिसाब से काम में लिया जाता है। और हाथी दांत की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, इसी कारण से बहुत सारे हाथियों को मारा जाता है, जो बहुत गलत होता है। सांप के अंदर होमोडोंट टीथ है। होमो मतलब ऑल आर सेम, there is no incisor, canines, premolar, molar. They arises from maxillary bone, so they will be called as maxillary teeth. और जिन दांतों से ये जहर बाहर निकालता है उसे अपन फैंग कहते हैं। उसमें एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पॉइजन ग्लैंड से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसलिए इनके जहर वाले दांतों को पॉइजन फैंग्स भी कहा जाता है, जो कि बेसिकली मैक्सिलरी टीथ है, मैक्सिला बोन से निकले हुए हैं। These are some of the questions that you must try from your book and the notes. So hope you learn many things about our buccal cavity or oral cavity. We'll proceed with other lecture with next topic. Thank you.